स्कूल के मेरे पहले दिन एक फ्यूचर से आए ट्रांसमिग्रेटर के तौर पर मैंने पूरे स्कूल के सबसे बदनाम बुली को सिर्फ एक पंच से हरा दिया। स्टूडेंट्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यहां तक कि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी शौक में खड़ा रह गया। उसका जबड़ा लगभग फर्श से जा टकराया। बाकी बुलीज के लिए बस इतना कहूं कि मैंने सीधे उनके दिलों तक एक बहुत साफ मैसेज भेज दिया। और वह मैसेज था डर। लेकिन मैं यहां कैसे पहुंचा, यह समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, जहां से यह सब सच में शुरू हुआ था। साल 2167 था जब डेमन रेस ने हमारी दुनिया को जीत लिया और मानवता आखिरकार अपने घुटनों पर आ गई। खंडहरों और तबाही के बीच हमलावरों के खिलाफ केवल एक आदमी खड़ा रहा। वह आदमी मैं था, सी चेन, एसएस रैंक लाइटनिंग असैसिन और जाहिर तौर पर मानवता की आखिरी उम्मीद। कोई प्रेशर नहीं है ना? यह भयानक सपना 7 साल पहले शुरू हुआ था जब कई डेमन किंग्स धरती पर उतरे थे। उनमें सबसे ताकतवर लानू था, इतनी विनाशकारी शक्ति वाला प्राणी कि उसके आने मात्र से पूरे शहर ढह जाते थे। अब इस मॉन्स्टर के सामने खड़े होकर मैंने देखा कि उसने पूरी नफरत के साथ मेरी ओर नीचे देखा। वह उपहास करते हुए बोला। उसकी आवाज तिरस्कार से भरी थी। घटिया कचरा, उसने मुझे पुकारा। फिर वह मुस्कुराया। उसके होंठों पर एक क्रूर मोड़ था। लेकिन चिंता मत करो, सी चेन, तुम्हारे पास पूरा करने के लिए अभी एक और उद्देश्य है। उसके फैले हुए हाथ में काली भयावह ऊर्जा जमा होने लगी, जो एक छोटे ब्लैक होल की तरह घूम रही थी। हवा खुद चीखती हुई लग रही थी। तुम मेरा भोजन बनोगे, लानू ने घोषणा की। उसकी आंखें भूख से चमक रही थीं। तुम्हारी शक्ति मेरी होगी, उसने हमला शुरू किया। ऊर्जा का विस्फोट मेरी ओर बढ़ा और मेरे पास भागने के लिए कहीं जगह नहीं थी। जैसे ही अंधेरे ने मुझे निगल लिया, यादें मेरे दिमाग में भर गईं। मेरी प्यारी बहन का चेहरा सबसे पहले आया। उसकी मुस्कान मेरे विचारों में हमेशा के लिए जम गई। फिर मेरे साथी आए, भाई बहन जो अपनी आखिरी सांस तक मेरे साथ लड़े थे। और अंत में मेरे महान मास्टर, जिन्होंने मुझे वह सब सिखाया था जो मैं जानता था। मेरे अंदर जंगल की आग की तरह गुस्सा भड़क उठा। इन डेमन्स ने सब कुछ छीन लिया था, हर किसी को। मैंने उस स्प्लिट सेकंड में एक फैसला किया। भले ही यह मेरा आखिरी काम हो, मैं लानू को अपने साथ नीचे ले जाऊंगा। मैंने अपनी बची हुई शक्ति का हर अंश लगा दिया और अपनी अल्टीमेट एबिलिटी टर्मिनस आर्क को एक्टिवेट किया। मेरे चारों ओर शुद्ध बिजली का एक विशाल विस्फोट हुआ, जिसने तबाह हुए परिदृश्य को एक नवजात तारे की तरह रोशन कर दिया। लानू के एक्सप्रेशन अहंकार से आश्चर्य में बदल गए। फिर कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी डेमन किंग के चेहरे पर नहीं देखा था, डर। क्या यह कैसी शक्ति है? वह लड़खड़ाया, अचानक हिलने डुलने में असमर्थ। मेरा शरीर सेल दर सेल टूट रहा था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैंने इस आखिरी हताश हमले में अपना सब कुछ झोंक दिया। जैसे ही रोशनी ने मुझे घेर लिया और यादें मेरे दिमाग में कौंध गईं। मेरी बहन, घायल और असहाय, मेरे मास्टर, जिन्होंने इतने सालों तक अटूट धैर्य के साथ मुझे ट्रेन किया था, मेरा परिवार, डिनर टेबल के चारों ओर इकट्ठा होकर एक साथ हंस रहा था। एक ऐसा समय जो दूसरी जिंदगी जैसा लगता था, एक ऐसा समय जो कभी वापस नहीं आएगा। मैंने उस पल में अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। सच्चाई सरल और दर्दनाक थी। मैं उनकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। पछतावा किसी भी ब्लेड से गहरा था। काश मैं थोड़ा और मजबूत होता, शायद चीजें अलग होती। शायद वे सभी अभी भी जीवित होते। अंधा कर देने वाले विस्फोट के माध्यम से मैंने गुस्से और अविश्वास से भरी लानू की आवाज सुनी। एक घटिया नस्ल से हार गया, नामुमकिन। लेकिन यह मुमकिन था और यह हो रहा था। जैसे ही होश मेरे हाथ से निकल गया, एक आखिरी विचार मेरे दिमाग में गूंज उठा। काश मैंने डेमन की मांद का पता जल्दी लगा लिया होता। काश मैंने इस त्रासदी के शुरू होने से पहले ही पहले डेमन किंग को रोक दिया होता। तब मैंने सब कुछ नहीं खोया होता। मैंने अपने जीवन की शुरुआत में ही उन सभी को नहीं खोया होता जिन्हें मैं प्यार करता था। काश मैं शुरू से ही और मजबूत होता। और तभी सब कुछ बदल गया। रोशनी गायब हो गई। मैंने धीरे से पलकें झपकाईं। मेरी आंखें ऊपर एक हल्की चमक के साथ एडजस्ट हो रही थीं। एक लाइट फिक्सचर छत से लगा हुआ, एक साधारण मामूली लाइट फिक्सचर।
मैं लेटा हुआ था, उसे ऊपर देख रहा था, पूरी तरह से सुन्न। मेरा दिमाग जो देख रहा था उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। युद्ध का मैदान कहां था? लानू कहां था? मैं झटके से उठ बैठा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जीवित था, किसी तरह असंभव रूप से। मैं अभी भी जीवित था, लेकिन उससे भी ज्यादा भ्रमित करने वाली बात यह थी कि मैं एक बिस्तर पर था। एक छोटे साधारण कमरे में एक साधारण साफ बिस्तर, इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने पैर किनारे से नीचे किए और खड़ा हो गया। मेरा शरीर अजीब, बहुत हल्का और बहुत साबुत महसूस हो रहा था। मैं जवाबों की तलाश में खिड़की की ओर गया। उस कांच के माध्यम से मैंने जो देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। स्कूल की डिस्पेंसरी। मैं एक कदम पीछे लड़खड़ाया। मेरा दिमाग घूम रहा था। यह असंभव था। दुनिया तबाह हो गई थी। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। शहर राख में बदल गए थे। मानवता बिखरी हुई और टूटी हुई थी। फिर भी यहां मैं था, शानदार स्कूल की इमारतों को देख रहा था। स्टूडेंट संवरे हुए लॉन में चल रहे थे। सब कुछ पूरी तरह से सही सलामत। मैंने खुद को सांस लेने के लिए, सोचने के लिए, जो मेरी आंखें मुझे बता रही थीं, उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। मैं समय में पीछे चला गया था, ठीक 10 साल पीछे, अपने कॉलेज के दिनों में। अचानक मेरे सिर में एक अजीब आवाज गूंजी, जैसे फुसफुसाहट के साथ मिली हुई स्टैटिक। फिर मेरी आंखों के सामने पतली हवा से एक मैसेज प्रकट हुआ। पावर ऑफ ग्लूटनी, इंटीग्रेशन कंप्लीट। मैंने उसे देखकर पलक झपकाई, फिर पास की एक स्क्रीन पर नजर डाली जो तारीख दिखा रही थी, 16 मई 2157। मेरे हाथ कांप रहे थे। यह सच था। मैं वास्तव में 10 साल पीछे अतीत में चला गया था, इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद हो जाता। विशेष रूप से मैं डेमन किंग्स के आने से 3 साल पहले पहुंच गया था। रैत से 3 साल पहले, जो उनमें से पहला और सबसे भयानक था, जो डेमन क्षेत्र के गेट्स को खोल देता और हमारी दुनिया पर अनगिनत आतंक फैला देता। रैत ही चाबी था। वही था जिसने इस सब की शुरुआत की थी, जिसने उन शापित फाटकों को खोला और आक्रमण शुरू होने दिया। वही कारण था कि मैंने अपना परिवार, अपने दोस्त, अपने मास्टर, सब कुछ खो दिया। मैंने अपने हाथों की ओर देखा, जवान, बेदाग, क्षमता से भरपूर। मेरे चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान आ गई। इस बार अलग होगा। अगर मैं रैत को उन फाटकों को खोलने से पहले हरा सका, तो मैं आक्रमण को पूरी तरह से रोक सकता हूं। मैं सब कुछ बदल सकता हूं, सबको बचा सकता हूं। मैसेज फिर से प्रकट हुआ, इस बार अधिक जोर देते हुए। पावर ऑफ ग्लूटनी, इंटीग्रेशन कंप्लीट। मैं उस फ्लोटिंग इंटरफेस पर झल्लाया। यह चीज क्या थी? जब से मैं सोकर उठा था, यह मेरे सामने मंडरा रही थी, किसी जिद्दी भूत की तरह मेरी नजर का पीछा कर रही थी। सावधानी से मैंने हाथ बढ़ाकर चमकती स्क्रीन को छुआ। जैसे ही मेरी उंगलियों का संपर्क हुआ, यह बाहर की ओर फट गया। मेरी नजरों के सामने डेटा की बाढ़ आ गई। स्टेट्स, नंबर, व्यवस्थित पंक्तियों और कॉलमों में गिरती जानकारी। जो कुछ भी डिस्प्ले पर था, उसे पढ़कर मेरा जबड़ा गिर गया। स्टेटस स्क्रीन, नाम सी चेन, लेवल 100, क्लास लाइटनिंग असैसिन एट्रीब्यूट्स एक्सपेंडेड। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अपने पिछले जीवन में मैंने बस अपनी जागृत शक्ति का उपयोग किया था। हर किसी के लिए यह इसी तरह काम करता था। आप अपनी क्लास में जागते हैं और ट्रेनिंग और कॉम्बैट के माध्यम से इसे इस्तेमाल करना सीखते हैं। वे दिन की तरह साफ थे। इस दुनिया में हर 10,000 लोगों में से केवल एक ही जागृत हो सकता था, और जिस कॉलेज में मैं अभी पढ़ रहा था, वह पूरे देश की सबसे प्रतिष्ठित एकेडमी थी, जिसे विशेष रूप से भविष्य के नायकों को भर्ती करने और ट्रेन करने के लिए डिजाइन किया गया था। मैं कभी उन नायकों में से एक था, सिवाय इसके कि यह बिल्कुल सही नहीं था, है ना? अपने पिछले जीवन में मैं एक फेलियर था, एक मामूली इंसान। कॉलेज के सालों के दौरान मैं कभी जागा ही नहीं, जिसने मुझे उन बुलीज के लिए आसान शिकार बना दिया जो कमजोरों को सताने का आनंद लेते थे। पिटाई बार बार और अपमानजनक होती थी। लेकिन अब सब कुछ अलग था। इंटरफेस अचानक रोशनी के साथ चमक उठा, जिससे मेरा ध्यान वापस गया। स्क्रीन पर नई जानकारी की बाढ़ आ गई। लाइटनिंग असैसिन क्लास पर एक विस्तृत फाइल, इसकी सभी एबिलिटीज, स्किल ट्रीज और प्रोग्रेशन पाथ्स के साथ। मेरा दिल लगभग रुक गया।
ये वही क्लास थी जो मेरे पिछले जीवन में मेरे पास थी, वह जिसे मैं सब कुछ खो देने के सालों बाद बहुत देर से जागृत कर पाया था। क्या मुझे भविष्य से अपनी ताकत विरासत में मिली थी? क्या इसका मतलब यह था कि मैं इस बार जल्दी जाग गया था? मैंने अपनी उंगलियों को मोड़ा, उनके बीच छोटी चिंगारियों को नाचते हुए देखा। मेरे होंठों पर एक मुस्कान आ गई। मुझे इसे टेस्ट करने की जरूरत थी कि मैं वास्तव में क्या करने में सक्षम था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मैंने कदमों की आहट तेजी से पास आते सुनी। दरवाजा तेजी से खुला। सी चेन, तुम जाग गए। एक लड़का अंदर आया। उसका चेहरा चिंता और राहत से भरा था। मालोंग, एक ई रैंक फ्लावर एन्चांटर, मेरे बिस्तर के पास पहुंचा। उसकी आंखें घबराहट में मुझे स्कैन कर रही थीं। क्या तुम ठीक हो? तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैं ठीक हूं, मैंने उसे भरोसा दिलाया। अभी भी अपनी विजन में तैरते इंटरफेस को देख रहा था। जैसा कि मुझे शक था, मालोंग इसे बिल्कुल नहीं देख सकता था। सिस्टम केवल मुझे दिखाई दे रहा था। लेकिन तुम्हारी चोटें? मालोंग हकलाया, मुझे अविश्वास से देखते हुए। कल की पिटाई के बाद तुम चोटों से भरे हुए थे, अब वहां कुछ भी नहीं है, एक खरोंच तक नहीं। सही, बुलीज। वह एक जीवन भर पहले की बात महसूस हुई, और एक तरह से थी भी। मालोंग कॉलेज में मेरा रूममेट था, और उसे अब देखना जीवित, स्वस्थ, उस अंधेरे भविष्य से पूरी तरह अनजान जो उसका इंतजार कर रहा था। मेरे पिछले जीवन में वह मर गया था। मैंने डेमंस को हमारे कैंपस को चीरते हुए देखा था, और मालोंग पहली कैजुअल्टीज में से एक था। लेकिन यहां वह मेरे सामने खड़ा था, बिल्कुल जीवित। सोकर उठने के बाद पहली बार मुझे वास्तव में विश्वास हुआ, मैंने वाकई समय में पीछे यात्रा की थी। ओह, मालोंग ने अचानक अपनी उंगलियां चटकाईं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रैंकिंग टेस्ट, ये कल है, हमें तैयारी करनी होगी, चलो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे विरोध करने से पहले ही मुझे डिस्पेंसरी से बाहर खींच लिया। यह टेस्ट हमारे ग्रेजुएशन असेसमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसे खराब नहीं कर सकते। बाहर कॉलेज का विशाल आंगन हमारे सामने फैला हुआ था, हलचल से भरा हुआ। छात्र हर जगह थे। कुछ कॉम्बैट टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, अन्य छोटे समूहों में अपनी शक्तियों को ट्रेन कर रहे थे। मैंने एक लड़की को पानी को जटिल आकृतियों में बदलते देखा, जबकि उसकी सहेली ने रोशनी की ढाल बना ली थी। पास ही एक ग्रुप बास्केटबॉल खेल रहा था। उनकी हंसी पूरे मैदान में गूंज रही थी। बहुत समय हो गया है, मैंने बड़बड़ाया, जब से मैंने इतने सारे जीवित लोगों को देखा है। मालोंग ने मेरी टिप्पणी से घबराकर सजेस्ट करता है कि वे बस कोर्टयार्ड के चारों ओर वॉक करें। जैसे ही वे चलते हैं, हमारा प्रोटैगनिस्ट डीप थॉट में गिर जाता है। वह रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे उसने पहले ही एक बार सब कुछ खो दिया था। सी चैन जानता है कि अगर वह कुछ नहीं करता तो वही होपलेस फ्यूचर खुद को फिर से रिपीट करेगा। अगर वह कुछ नहीं करता तो फ्यूचर बस खुद को रिपीट करेगा। यह रियलाइज करते हुए सी चैन डिसाइड करता है कि उसे इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए। उसे जितना हो सके उतनी तेजी से स्ट्रॉन्गर ग्रो होने की जरूरत है। हालांकि वहां एक सीरियस प्रॉब्लम है। लेवल अप करने का एकमात्र तरीका डेमन लेयर्स में मॉन्स्टर्स का शिकार करना है, और वे एरियाज पूरी तरह से मेजर गिल्ड्स द्वारा मोनोपोलाइज्ड हैं। उसके जैसे आउटसाइडर्स के पास एक्सेस पाने का कोई चांस नहीं है। फिर भी सी चैन वंडर करने लगता है कि अपने करंट स्टैट्स के साथ वह अभी कितना स्ट्रांग है। स्टूडेंट्स के बीच ज्यादातर केवल ई रैंक के हैं, और केवल ट्रू जीनियस ही कभी डी रैंक तक पहुंचते हैं, अपनी पिछली लाइफ के सारे एक्सपीरियंस के बावजूद। वह यह देखने के लिए क्यूरियस है कि कल के टेस्ट में वह कौन सी रैंक अचीव कर सकता है। मान लॉन्ग की ओर देखते हुए वह एक बात को लेकर सर्टेन है, कम से कम वह पहले से ही अपने फ्रेंड से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। अचानक एक बास्केटबॉल हवा में उड़ती हुई आती है और सीधे मॉलोंग इसके फेस पर स्मैश करती है। बेचारे बंदे के पास रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं होता। वह अपने पैरों से उखड़ जाता है और जमीन पर गिर जाता है, दर्द में अपना चेहरा पकड़े हुए। एक मॉकिंग आवाज गूंजती है, क्योंकि सीढ़ियों के टॉप पर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप दिखाई देता है। बुलीज का एक गैंग आ गया है। उनका लीडर स्मर्क करता है और कमेंट करता है
कि उन दोनों ने पिछली पिटाई से काफी जल्दी रिकवर कर लिया जो उन्हें मिली थी। मान लॉन्ग पीला पड़ जाता है। वह टेरिफाइड है। वे इस आदमी से फिर से टकरा गए हैं। सी चैन हालांकि बिल्कुल भी डर नहीं दिखाता। वह शांति से आगे बढ़ता है और ग्रुप का हेड ऑन सामना करता है। बुलीमान लॉन्ग को देखता है और फेक एडमिरेशन के साथ रिमार्क करता है कि वे दोनों सरप्राइजिंगली टफ हैं। फिर एक एरोगेंट स्मर्क पहनकर वह पूछता है कि वे उसके क्रू के लिए ड्रिंक्स क्यों नहीं लाए। मान लॉन्ग इमीडिएटली पैनिक करता है। वह अपना सिर झुकाता है और अपोलोजाइज करना शुरू कर देता है, यह कहते हुए कि वह अब भी जाकर ड्रिंक्स खरीद लाएगा। लेकिन इससे पहले कि वह जा सके, सी चैन उसे रोकता है। वह शांति से मान लॉन्ग को बताता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और इसके बजाय उन्हें अपोलोजाइज करना चाहिए। यह सुनकर सी चैन याद करता है कि कल क्या हुआ था। उसकी मेमोरी में बुलीज का वही ग्रुप उसे एक टॉयलेट में उसका सिर डालते हुए देखा जाता है, उसे स्वरली देते हुए। वे उसे मर्सीलेसली पीटते हैं, पूरे समय हंसते हुए। मां लॉन्ग ने डेस्परेटली उनसे रुकने की भीख मांगी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उनके लीडर ने स्माइल की और कहा कि वो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। चूंकि सी चैन अभी तक अवेकन नहीं हुआ था, उसने सोचा कि थोड़ा सा पुश उसे मोटिवेट कर सकता है। ग्रुप हंसी में फूट पड़ा, क्लियरली उसकी सफरिंग को एंजॉय करते हुए। जब सी चैन फाइनली पास आउट हो गया तो उन्होंने इंटरेस्ट खो दिया और चले गए। मान लॉन्ग उसके पास भागा था, उसे हिलाते हुए और उसका नाम पुकारते हुए टेरिफाइड था, क्योंकि उसका दोस्त फ्लोर पर अनकॉन्शियस पड़ा था। तब सी चैन ने वंडर किया था कि वे लोग उन्हें कभी अकेला क्यों नहीं छोड़ेंगे। प्रेजेंट में लौटते हुए उसे कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइज होता है। ईविल सिर्फ डेमन लेयर्स में ही एग्जिस्ट नहीं करता, यह ह्यूमन वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है। बुली सी चैन के डिफरेंट रिस्पॉन्स से एक्साइटेड हो जाता है, चौड़े से मुस्कुराते हुए। वह अपने दोस्तों को बताता है कि ऐसा लगता है कि वे आज कुछ और फन करने वाले हैं। वह अपना क्वेश्चन रिपीट करता है, यह डिमांड करते हुए कि वे उसके और उसके बडीज के लिए ड्रिंक्स क्यों नहीं लाए। मान लॉन्ग फिर से अपोलोजाइज करने की कोशिश करता है, इमीडिएटली ड्रिंक्स खरीदने जाने का ऑफर देते हुए। एक बार फिर सी चैन उसे रोकता है। वह अपने फ्रेंड को फर्मली बताता है कि उनके पास अपोलोजाइज करने के लिए कुछ भी नहीं है। बुली कंफ्यूज्ड दिखता है, क्लियरली यह नहीं समझ पा रहा कि सी चैन का क्या मतलब है। मान लॉन्ग भी अपने दोस्त के अचानक आए कॉन्फिडेंस से चौंक जाता है और चुपचाप उससे पूछता है कि वह क्या कह रहा है। उस मोमेंट पर गोंगचेंग, एक ई रैंक फ्लावर वॉरियर, आगे बढ़ता है। वह एक स्मग एक्सप्रेशन के साथ धीरे धीरे उनकी ओर चलता है। सी चैन उसके साथ आंखें मिलाता है, डर का एक भी अंश नहीं दिखाता। वह मजबूती से खड़ा रहता है, आगे जो भी आए उसके लिए तैयार। वह सच जानता है। गोंगकुन केवल इसीलिए इतना एरोगेंट एक्ट करता है क्योंकि उसका बड़ा भाई काउंसिल प्रेसिडेंट है। जैसे जैसे टेंशन बढ़ती है, दूसरे स्टूडेंट्स एक डिस्टेंस पर इकट्ठा होने लगते हैं, उनके चारों ओर एक लूज क्राउड बना लेते हैं। फुसफुसाहटें फैलती हैं और मॉकिंग लाफ्टर हवा में भर जाती है, क्योंकि हर कोई उस पेयर का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। क्राउड उनका मजाक उड़ाना जारी रखता है। उन दोनों को पूरे स्कूल के सबसे यूजलेस गाइस कहता है। गोंगजेंग सी चैन के करीब आता है, उसे घूरते हुए, जैसे ही उसकी मुट्ठियां एनर्जी के साथ ग्लो करने लगती हैं। एक एंग्री एक्सप्रेशन के साथ वह पूछता है कि सी चैन ने अभी क्या कहा, यह क्लियर करते हुए कि उसे वह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। पूरी तरह से एनफेज्ड, सी चैन शांति से रिप्लाई करता है कि उन्हें परेशान करना बंद कर देना चाहिए और उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। अनॉयड गोंगचेंग स्नीयर करता है और कहता है कि सी चैन को अपना लेसन सीखने के लिए क्लियरली एक और बीट डाउन की जरूरत है। बिना किसी वार्निंग के वह आगे झपटता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए सीधे सी चैन के फेस पर एक पंच मारता है। हर किसी के शौक के लिए सी चैन एफर्टलेसली पंच को डॉज करता है और इमीडिएटली गोंगचेंग के आर्म पर स्ट्राइक करता है। साइडलाइन से देख रहे स्टूडेंट स्टन्ड हैं। वे विश्वास नहीं कर सकते कि उन्होंने अब भी अपने सामने क्या होते देखा। यहां तक कि मान लॉन्ग भी डिसबिलीफ में है। सी चैन ने न केवल अटैक को ब्लॉक किया,
बल्कि जहां तक कोई जानता था वह अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ था। गोंगचेंग गुस्से से फट पड़ता है। वह एक ऐसे वीकलिंग द्वारा चैलेंज किए जाने को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है जिसे उसने हमेशा बुली किया है। लेकिन सी चैन के लिए यह परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। वह अपनी न्यूली गेन्ड पावर को यहीं टेस्ट करने का डिसाइड करता है। उस मोमेंट में क्लास चेंज कंप्लीट होती है और सी चैन ऑफिशियली एक लेवल 1 इलेक्ट्रिक असैसिन बन जाता है। लाइटनिंग उसकी बॉडी के चारों ओर क्रैकल करने लगती है। मान लॉन्ग शॉक में हकलाता है, यह पूछते हुए कि सी चैन कब अवेकन हुआ, लेकिन सी चैन क्वेश्चन को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। उसकी आंखें गोंगचेंग पर टिकी रहती हैं। उसकी निगाहें कोल्ड और अनशेकन हैं। फ्यूरियस गोंगचेंग अपना इंडेस्ट्रक्टिबल डेमन आर्मर एक्टिवेट करता है और चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है कि वह सी चैन को अपना किलर पंच एक बार फिर टेस्ट कराएगा। इस बार हालांकि सी चैन पीछे नहीं हटता। लाइटनिंग में कवर्ड वह अटैक का हेड ऑन सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। एक स्विफ्ट मोशन में सी चैन सीधे गोंगचेंग के फेस पर एक पावरफुल पंच डिलीवर करता है। इंपैक्ट ओवरवेलमिंग है। गोंगचेंग स्कूल कोर्टयार्ड के पार उड़ता हुआ भेजा जाता है। कहीं दूर जाकर क्रैश होता है। हर किसी का जबड़ा गिर जाता है। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि सी चैन ने गोंगचेंग को एक ही पंच से उड़ता हुआ भेज दिया। जमीन पर लेटे हुए बुली जोर जोर से कर्ज करता है और सी चैन पर एक स्नीक अटैक यूज करने का एक्यूज लगाता है। वह फिर अपने दोस्तों पर चिल्लाता है, यह पूछते हुए कि क्या वे बस वहां खड़े होकर देखने वाले हैं। लेकिन गोंगचेंग का दोस्त डर के मारे जम गया है। एक सेंटेंस तक बनाने में अनेबल है। सी चैन वहां लाइटनिंग से घिरा खड़ा है। उसकी आंखें ग्लो कर रही हैं। बिल्कुल टेरिफाइंग लग रहा है। अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। गोंगचेंग चिल्लाता है कि वह इसे फिनिश करने जा रहा है। अपना सब कुछ इकट्ठा करते हुए जो उसके पास बचा है वह फुल फोर्स के साथ फिर से चार्ज करता है। इस बार सी चैन सिर्फ एक हाथ से अटैक को रोकता है। वह गोंगचेंग की फिस्ट को एफर्टलेसली पकड़ लेता है। गोंगचेंग की आंखें शॉक में चौड़ी हो जाती हैं। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका पंच इतनी आसानी से रोक दिया गया। उसकी ओर कोल्डली नीचे देखते हुए सी चैन उसे बताता है कि वे बस बहुत कमजोर हैं। फिर बिना किसी हेसिटेशन के सी चैन सीधे गोंगचेंग के फेस पर एक फुल पावर इलेक्ट्रिक पंच मारता है। इंपैक्ट इंसेन है। गोंगचेंग पीछे की ओर फेंक दिया जाता है इससे पहले कि उसे रियलाइज हो कि उसे क्या हिट किया। वह हवा में कई मीटर तक उड़ता है इससे पहले कि वह वायलेंटली जमीन में क्रैश हो जाए, अपने नीचे के कंक्रीट को क्रैक करते हुए। बस उस सिंगल ब्लो के साथ फाइट ओवर हो गई है। बुली जमीन पर एक टूटे हुए ढेर में पड़ा है, पूरी तरह से डिफीटेड। देख रहा हर कोई अटरली स्टन्ड है। एक स्टूडेंट वहां अपना जबड़ा लटकाए खड़ा है। उसके चश्मे क्रैक हो गए हैं। वह जो उसने अभी विटनेस किया उसे कॉम्प्रिहेंड करने में अनेबल है। वे सब वंडर करते हैं कि सी चैन इतना अनबिलीवेबल स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। इस बीच सी चैन शांति से अपनी स्टेटस स्क्रीन को देखता है और कुछ कंक्लूजन पर पहुंचता है। सबसे पहले उसे रियलाइज होता है कि वह जब चाहे इलेक्ट्रिक असासिन क्लास में स्विच कर सकता है। दूसरा, वह कुछ और भी शॉकिंग समझता है। लेवल 1 पर भी वह पहले से ही टेरिफाइंगली स्ट्रॉन्ग है। इतना स्ट्रॉन्ग कि वीकर अवेकन को हैंडल कर सके। लेकिन फिर भी सी चैन को अभी भी अपनी एग्जैक्ट रैंक नहीं पता है। जैसे ही वह इसके बारे में सोचता है उसे रियलाइज होता है कि वहां एक और प्रॉब्लम है। अपनी स्टेटस स्क्रीन को देखते हुए वह नोटिस करता है कि गोंगचेंग को डिफीट करने के बाद भी कुछ नहीं बदला। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह गिरे हुए बुली की ओर चलकर जाता है, जिससे मान लॉन्ग और दूसरे पैनिक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सी चैन गोंगचेंग को हमेशा के लिए फिनिश करने वाला है। उनके चिल्लाने को इग्नोर करते हुए सी चैन शांति से अपना लाइटनिंग कवर्ड हाथ गोंगचेंग के फेस के करीब लाता है। वह वंडर करता है कि क्या एक्सपीरियंस गेन करना उसी तरह काम करता है जैसे उसकी पास्ट लाइफ में करता था। इससे पहले कि वह अपनी थ्योरी टेस्ट कर सके, एक क्लियर आवाज टेंशन को काटती है। एक ब्लॉन्ड लड़की आगे बढ़ती है और उसे रुकने के लिए कहती है।
वह खुद को लिन यू के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट। वह कहती है कि पनिशमेंट पहले ही सफिशिएंट रही है और उसे एश्योर करती है कि बुली उन्हें अब और परेशान नहीं करेगा। सी चैन उसकी ओर मुड़ता है और पूछता है कि स्टूडेंट काउंसिल उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी ईगर क्यों लग रही है। वह एक्सप्लेन करता है कि वह कुछ भी नहीं करने वाला था, लेकिन गोंगचेंग जैसे लोग कभी नहीं रुकते जब तक कि उन्हें प्रॉपरली उनकी जगह न दिखा दी जाए। सी चैन के चेहरे पर कोल्ड लुक देखकर गोंगचेंग के दोस्त टेरिफाइड हो जाते हैं। वे जल्दी से कसम खाते हैं कि वे उसे फिर कभी प्रोवोक नहीं करेंगे। जैसे ही सी चैन और मान लोंग वहां से चले जाते हैं, देख रहे स्टूडेंट्स अभी भी अनश्योर हैं। वे आपस में फुसफुसाते हैं, वंडर करते हुए कि क्या वे दोनों सच में वही पहले वाले लूजर्स हैं। लिन यू बस उन्हें जाते हुए देखती है। बाद में वह अपने ग्रुप को बताती है कि वे भी जा सकते हैं। उस रात बाद में सीन कॉलेज के मेंस डॉर्मेट्री में शिफ्ट हो जाता है। अपने रूम के अंदर मान लोंग एक्साइटेडली अपने रूममेट्स को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि सी चैन सच में अवेकन हो गया है। वह उन्हें पैशनेटली बताता है कि कैसे सी चैन ने गोंगचेंग और उसके लोगों के साथ फ्लोर को पूरी तरह से वाइप कर दिया था। मान लोंग की यह बात सुनकर क्सियांगजुओ, रैंक ई, कोर मेज, इस कहानी का मजाक उड़ाता है और पूछता है कि सी चैन अब कहां है। वह कहता है कि यह मानना रेडिकुलस है कि कोई इतना स्ट्रांग होने के बाद भी रनिंग जैसी बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग करने की जरूरत समझेगा। शान यूयू नाम की एक फ्लावर एन्चेंटर एग्री करती है और कहती है कि मान लोंग का सिर जरूर कहीं टकरा गया है। आखिरकार उन चारों को एक ही डॉर्म में रखा गया था क्योंकि उन्हें साल के सबसे खराब स्टूडेंट्स का लेबल दिया गया था। एक्सियांगजुओ अचानक भड़क जाता है और कहता है कि वह केवल चौथा सबसे खराब है, जो टेक्निकली उसे उस रूम में नंबर 1 बनाता है। वह गर्व से डींग मारता है कि केवल उसके पास कॉम्बैट क्लास है, जबकि बाकी सभी सिर्फ सपोर्ट टाइप्स हैं। शू आगे कहता है कि सी चैन एक लाइटनिंग असैसिन होने के लिए बहुत कमजोर है। फिर वह सबको याद दिलाता है कि कल फाइनल रैंकिंग टेस्ट है और तब सब कुछ साफ हो जाएगा। वह टेस्ट तय करेगा कि उनमें से असल में सबसे स्ट्रांग कौन है। इसी बीच एक ई रैंक ट्रेनिंग लेयर के अंदर एक विशाल ज्वाला चारों ओर रोशनी कर देती है। एक उग्र पोर्टल खुलता है और थोड़े दाग लगे कपड्ढों में एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी बाहर निकलता है। यह गोंगटिंग है, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और गोंगचेंग का बड़ा भाई। एक ठंडी निगाह के साथ गोंगटिंग अपने ग्रुप से कहता है कि आज की ट्रेनिंग खत्म हो गई है और उन्हें जाने का ऑर्डर देता है। दूर जाने से पहले वह अपने एक फॉलोअर पर तिरस्कार भरी नजर डालता है। कुछ ही देर बाद गोंगटिंग को उसका छोटा भाई इंतजार करते हुए मिलता है, जो पट्टियों और चोटों से ढका हुआ है। गोंगचेन शिकायत करता है कि जब तक उसका भाई शांति से उसका बदला नहीं ले लेता, तब तक वह सो नहीं पाएगा। गोंगटिंग जवाब देता है कि उसे मैसेज मिल गया है और वह इसका ख्याल रखेगा। वह अपने भाई को भरोसा दिलाता है कि वह जल्द से जल्द स्थिति को सुलझा लेगा। बाद में गोंगटिंग लिन यू के साथ डिनर के लिए बैठता है। जैसे ही वह शांति से स्टेक का एक टुकड़ा काटती है, वाइस प्रेसिडेंट पूछती है कि अब जबकि उसके भाई को इतनी बुरी तरह पीटा गया है, वह स्थिति को संभालने का क्या प्लान बना रहा है। गोंगटिंग यह पूछकर जवाब देता है कि क्या वह लड़का सच में उतना स्ट्रांग है जितना उसका भाई दावा करता है। लिन यू समझाना शुरू करती है कि पूरे स्कूल में 10 से भी कम लोग डी रैंक तक पहुंचे हैं और गोंगटिंग ने उनमें से हर एक को पहले ही भर्ती कर लिया है। वह आगे कहती है कि बाकी स्टूडेंट्स के पास डेमन लेयर्स तक पहुंच नहीं है, जिसका मतलब है कि उनके पास आगे सुधार करने का कोई रास्ता नहीं है। इसी बीच कैंपस के बाहर सी चैन अपनी डेली ट्रेनिंग के हिस्से के रूप में बारिश में दौड़ रहा है। उसका शरीर 100 किलोग्राम वजन से दबा हुआ है, फिर भी वह हर दिन 20 किलोमीटर की दूरी दौड़ता है। इस तरह की बेसिक ट्रेनिंग उसके फिजिकल शरीर को मजबूत करती है, जो किसी भी पावरफुल अवेकंड के लिए बिल्कुल जरूरी है। फिर भी सी चैन गहराई से जानता है कि कोशिश का यह लेवल अभी भी काफी नहीं है। जैसे ही उसके चारों ओर बारिश बरसती है, यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। उसे साल 2160 याद आता है, जिस दिन क्रोध का डेमन किंग दुनिया पर उतरा था।
उसी दिन उसकी इकलौती बची हुई फैमिली, उसकी बहन, उस मॉन्स्टर द्वारा उससे छीन ली गई थी। क्रोध ही वह था जिसने डेमन रियल्म के गेट्स खोले थे, जिससे अनगिनत डेमन्स को अर्थ पर आक्रमण करने की परमिशन मिली। उस एक पल ने सब कुछ की शुरुआत को मार्क किया। इस वजह से सी चैन अपना पहला और सबसे इंपॉर्टेंट गोल जानता है। उसे क्रोध को रोकना होगा। यदि वह क्रोध के डेमन किंग को खत्म कर सकता है, वह गेट्स को कभी भी खुलने से रोक सकता है। क्रोध उसके बाद हुई सारी तबाही का सोर्स है। क्रोध के आने में केवल 3 साल बचे हैं और सी चैन को खुद डेमन किंग से भी ज्यादा तेज और स्ट्रांग बनना होगा। अचानक बारिश के बीच में उसकी जेब में उसका फोन वाइब्रेट होने लांजा है। वह उसे बाहर निकालता है और फ्रीज हो जाता है। यह उसकी बहन की कॉल है। स्क्रीन पर नाम देखकर उसका दिल कांप उठता है। यह उसकी छोटी बहन है जो उसकी पहले की गई कई मिस्ड कॉल्स का जवाब दे रही है। कांपते हाथों से सी चैन जवाब देता है। जिस पल वह उसकी आवाज सुनता है, उसके अंदर सब कुछ टाइट हो जाता है। लाइन के दूसरे छोर पर उसकी बहन खुशी खुशी समझाती है कि एक कंपटीशन के दौरान उसका फोन मर गया था। वह एक्साइटमेंट में उसे बताती है कि अगर वह जीत गई तो उनके रेंट की प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व हो जाएगी। सी चैन को याद आता है कि कैसे उस बर्बाद फ्यूचर में उसने एक दूसरे मौके के लिए अंतहीन प्रार्थना की थी। उसकी बहन उसकी खामोशी को नोटिस करती है और पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, यह सोचकर कि क्या वहां बारिश हो रही है जहां वह है। बारिश में आंसू मिलाते हुए सी चैन उससे कहता है कि यह कुछ भी नहीं है, कि सब कुछ ठीक है। वह बस इतना कहता है कि उसकी आवाज सुने हुए बहुत समय हो गया है, भले ही वह नहीं समझती कि उसके कहने का असल मतलब क्या है। कॉल खत्म होने के बाद सी चैन एक संक्षिप्त पल के लिए रुकता है। वह अब इसे जानता है। सब कुछ सच में फिर से शुरू हो गया है और इस बार वह फेल नहीं होगा। रिन्यूड डिटर्मिनेशन के साथ वह बारिश में दौड़ना जारी रखता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कीमत चुकानी पड़े, वह स्ट्रांग बनेगा। वह उन लोगों की रक्षा करेगा जिन्हें वह प्यार करता है और उस दुनिया की जिसे उसने लगभग हमेशा के लिए खो दिया था। बाद में डॉर्मेट्री में वापस आकर सी चैन शावर लेता है और धीरे धीरे अपने युवा शरीर में एडजस्ट होता है जो अनटैप्ड पोटेंशियल से भरा है। जैसे ही वह खुद को सुखाता है, उसके विचार सीरियस हो जाते हैं। वह जानता है कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। लेवल अप करने के लिए उसे डेमन लेयर्स में एंटर करना होगा, लेकिन वे एरियाज पावरफुल गिल्ड्स द्वारा टाइटली कंट्रोल किए जाते हैं। केवल अमीरों और प्रभावशाली लोगों को ही एक्सेस की परमिशन है, जिसका मतलब है कि ऑर्डिनरी लोगों के पास मॉन्स्टर्स का शिकार करने या स्ट्रांग बनने का कोई रास्ता नहीं है। तो सवाल बना रहता है, वह मॉन्स्टर्स कैसे खोजेगा? उसके ऊपर वह अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि ग्लूटनी की रहस्यमयी पावर असल में क्या है। अचानक ग्लूटनी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाता, सी चैन को एक अजीब स्पेस में खींच लिया जाता है। उसका शरीर जोर से नीचे गिरता है क्योंकि वह एक क्रिम्सन फ्लोर और ऊपर अंतहीन रूप से फैले लाल रंग के आसमान वाली एक विचित्र दुनिया में उतरता है। दूर वह एक विशाल भयावह टावर देखता है जो बाकी सब चीजों से ऊपर है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि यह क्या है या वह कहां है। पूरी तरह कंफ्यूज्ड सी चैन सोचता है कि अभी क्या हुआ। बस कुछ ही पल पहले वह सो रहा था। रियल वर्ल्ड में वापस मान लॉन्ग कैजुअली दूसरों को बताता है कि सी चैन रनिंग के लिए बाहर गया है, लेकिन असलियत में सी चैन कहीं और ही है। उस अजीब रियल में खड़दा होकर ओमिनस टावर को घूर रहा है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखते हुए उसे एहसास होता है कि विचित्र कंकाल जैसे क्रिएचर्स उसके पास आ रहे हैं। ये मॉन्स्टर्स अनफैमिलियर हैं। संजो क्लाउड वॉरियर्स, ऐसे क्रिएचर्स जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा। उन्हें देखकर सी चैन सोचता है कि क्या उसे किसी तरह के डेमन लेयर में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह बैटल के लिए तैयार हो जाता है। भले ही वह नहीं समझ पा रहा है कि क्या हो रहा है, वह तुरंत अपनी इलेक्ट्रिक असैसिन क्लास को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही उसकी एबिलिटीज जागती हैं, उसके शरीर के चारों ओर लाइटनिंग गरजने लगती है।
खतरे का डटकर सामना करने के लिए तैयार, क्लास चेंज तुरंत उसकी स्पीड और अटैक पावर को बूस्ट कर देती है। बिना किसी हिचकिचाहट के कंकाल जैसे क्रिएचर्स सीधे सी चैन की ओर चार्ज करते हैं, लेकिन अपनी नई मिली स्पीड के साथ वह आसानी से उनके हमलों को चकमा देता है और उन्हें काट देता है। हर मूवमेंट के साथ पीली लाइटनिंग फ्लैश हो रही है। एक क्लीन स्ट्राइक के साथ वह उनके एक स्कल को चकनाचूर कर देता है। जैसे ही क्रिएचर गिरता है, उसके लूट के रूप में 3 फेंग्स गिरते हैं। एनकरेज होकर सी चैन अपना हमला जारी रखता है, एक एक करके स्केलेटल मॉन्स्टर्स का सफाया करता है। हर टेकडाउन के साथ जमीन पर और अधिक फेंग्स बिखर जाते हैं। इस पॉइंट पर सी चैन को कुछ इंपॉर्टेंट महसूस होता है। उसकी करंट स्ट्रेंथ के साथ इन ई रैंक मॉन्स्टर्स को हराना उसके लिए रिडिकुलसली आसान है। उसे न केवल आइटम्स मिलते हैं, बल्कि उसे प्रति किल 52 एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलते हैं। जैसे ही एक्सपीरियंस इकट्ठा होता है, एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है, उसका लेवल अप हो गया है। सी चैन लेवल 2 पर पहुंच जाता है। अपनी स्टेटस स्क्रीन को देखते हुए वह नोटिस करता है कि उसके सभी एट्रीब्यूट्स में 5 पॉइंट्स की वृद्धि हुई है। तभी उसे यह बात समझ आती है, वह असल में इस जगह के अंदर लेवल अप कर सकता है। यह एक नॉर्मल डेमन लेयर नहीं है, यह कुछ और ही है। उसे एक एहसास होता है, यह सिर्फ उसके लिए बनाई गई एक प्राइवेट ट्रेनिंग लेयर जैसा महसूस होता है। इससे पहले कि वह आगे सोच पाता, जमीन कांप उठती है। एक पावरफुल प्रेजेंस इमर्ज होती है और एक विशाल आकृति आगे बढ़ती है। यह संजो किंग है, एक ई रैंक क्लाउड वॉरियर बॉस। बिना किसी चेतावनी के क्रिएचर सीधे उसकी ओर एक विनाशकारी एनर्जी बीम फायर करता है। पैनिक होने के बजाय सी चैन इसे अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के परफेक्ट अवसर के रूप में देखता है। जैसे ही वह बैटल में खुद को लॉन्च करता है, उसके शरीर के चारों ओर लाइटनिंग गरजती है। जब लड़ाई फाइनली खत्म होती है तो रिजल्ट क्लियर होता है। सी चैन फिर से लेवल अप करता है, अब लेवल 3 पर पहुंच जाता है। रिवॉर्ड्स के रूप में उसे 18 फेंग्स और एक क्रिस्टल प्राप्त होता है। अपने अपडेटेड स्टेट्स को देखते हुए उसे एहसास होता है कि उसने बहुत कम समय में 2 बार लेवल अप किया है। बॉस मॉन्स्टर्स सच में मैसिव एक्सपीरियंस देते हैं, लेकिन तभी कुछ अनपेक्षित होता है। हारे हुए बॉस की बॉडी के ऊपर एक अजीब मैसेज दिखाई देता है, एब्जॉर्प्शन अवेलेबल। सी चैन फ्रीज हो जाता है। वह नहीं समझ पा रहा है कि इसका क्या मतलब है। एब्जॉर्प्शन, यह पॉसिबल नहीं होना चाहिए। केवल एक पल के लिए हिचकिचाते हुए वह इस मिस्टीरियस ऑप्शन को टेस्ट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अचानक एक शानदार रोशनी उसे घेर लेती है। जैसे ही ऐसा होता है, सी चैन महसूस करता है कि मॉन्स्टर के अवशेषों से एक डार्क एनर्जी बहना शुरू होती है और उसके शरीर की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह इसे पूरी तरह से ऑब्जॉर्ब करता है, एनर्जी उसकी मुट्ठी में इकट्ठा हो जाती है। जब रोशनी फीकी पड़ती है तो मॉन्स्टर की बॉडी गायब हो जाती है। उसकी जगह हवा में तैरता हुआ एक क्लास कार्ड आ जाता है। कार्ड को पकड़ते हुए सी चैन फाइनली समझ जाता है, वह दुश्मनों को ऑब्जॉर्ब कर सकता है और उन्हें क्लासेस में बदल सकता है। शौक उसे वज्रपात की तरह लगता है। उसके दिमाग में एक याद कौंधती है, खुद को एक शानदार रोशनी द्वारा कंज्यूम किए जाने का विजन। उस याद के अंदर डेमन किंग लिन यू की आकृति दिखाई देती है। सीन इस बार साफ रिपीट होता है, सच को रिवील करते हुए। यह पावर लालची मून डेमन लॉर्ड की है। जैसे ही सी चैन की आंखें चमकती हैं, उसे भयावह सच का एहसास होता है। डेमन लॉर्ड्स की निगलने वाली पावर अब उसकी है। इस दुनिया में क्लासेस को स्ट्रॉन्ग एंड वीक में डिवाइड किया गया है, लेकिन हर कोई केवल एक ही रख सकता है। फिर भी सी चैन के पास अब एक ही समय में 2 क्लासेस हैं जो दुनिया के नियमों को पूरी तरह से तोड़ रही हैं। और अगर वह मॉन्स्टर्स को ऑब्जॉर्ब कर सकता है तो वह अनगिनत क्लासेस प्राप्त कर सकता है। सरासर पोटेंशियल उसे शॉक्ड और डिटरमिन्ड दोनों छोड़ देता है। लेकिन फिर भी सवाल बने हुए हैं, उसने इतनी एब्सर्ड पावर कैसे हासिल की? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके सामने खड़ा वह डेमोनिक टावर वास्तव में क्या है। अचानक ऊपर से एक क्रशिंग प्रेशर नीचे आता है, हवा को विकृत कर देता है और उसके चारों ओर सब कुछ दबा देता है। सी चैन अकड़ जाता है।
मुश्किल से सांस ले पा रहा है। उसे नहीं पता कि इस अजीब जगह पर क्या हो रहा है। फिर स्पेस में एक आवाज गूंजती है। यह उसे ग्रीट करती है, यह कहते हुए कि वह आखिरकार आ गया है और यह उसका इंतजार कर रही थी। परछाइयों से एक लॉर्ड जैसी आकृति धीरे धीरे निकलती है। वह बीइंग सी चैन को नाम से पुकारती है, यह रिवील करते हुए कि वह पहले से ही जानती है कि वह कौन है। इस दुनिया में अवेकेंड बीइंग्स को सरकार द्वारा ई से एस तक रैंक किया गया है, सबसे कमजोर से सबसे मजबूत तक। इससे पहले कि सी चैन रिएक्ट कर पाता, उसे अचानक एक सरप्राइज अटैक द्वारा उड़ा दिया जाता है और वह जमीन पर जोर से गिरता है। वह अपने दांत पीसता है। अपने पिछले जीवन में एस रैंक तक पहुंचने के लिए उसने अपना सब कुछ लगा दिया था और तब भी वह अनगिनत बार मरते मरते बचा था। अब वह बमुश्किल एक डी रैंक है और मामले को बदतर बनाने के लिए उसके सामने खड़ी बीइंग क्लियरली उसके करंट लेवल से बहुत परे है। उसके सामने खड़ी बीइंग एक एस रैंक है। इसकी पावर सी चैन की वर्तमान क्षमता से कहीं ज्यादा है। खुद को संभालते हुए सी चैन लड़ने के लिए तैयार होता है। वह समझ नहीं पा रहा है कि किस तरह की जगह में एस रैंक मॉन्स्टर होगा और न ही यह रहस्यमयी बीइंग उसका नाम कैसे जानती है। वे बार बार टकराते हैं। वे दर्जनों वॉर एक्सचेंज करते हैं, लेकिन हर एक्सचेंज के साथ सी चैन सच से पेनफुली अवेयर हो जाता है। लॉर्ड उसे कई बार मार सकता था, इसके बजाय हर स्ट्राइक जानबूझकर उसके वाइटल पॉइंट्स से बचती है, उसे बार बार दूर फेंकती है, जैसे कि ओवरवेलमिंग सुपीरियोरिटी डेमोन्स्ट्रेट कर रही हो। अंत में लॉर्ड एक विनाशकारी प्रहार करता है, जिससे सी चैन आसानी से उड़ जाता है। धीरे धीरे उठते हुए वह पस्त और चोटिल है। सी चैन उस क्रिएचर को बोलते हुए सुनता है। वह पूछता है कि क्या वह उसकी इच्छा का विरोध करना जारी रखेगा। उस पल में सी चैन को कुछ भयानक एहसास होता है। मॉन्स्टर उसे मारना नहीं चाहता, वह उसे वश में करना चाहता है। लॉर्ड फिर अपना ऑफर देता है। वह सी चैन से कहता है कि वह यहीं रहे और उसके सबोर्डिनेट के रूप में टावर की रक्षा करे। बिना किसी हिचकिचाहट के सी चैन मना कर देता है। वह चिल्लाता है कि वह इस शापित जगह पर कभी नहीं रहेगा। रिस्पांस इमीडिएट होता है। डार्क एनर्जी की एक बीम आगे बढ़ती है और सीधे उसके सीने के आर पार हो जाती है। सी चैन की आंखें सदमे में चौड़ी हो जाती हैं। उसके मुंह से खून निकलता है और वह गिर जाता है। यह विश्वास नहीं कर पाता कि अभी क्या हुआ। लॉर्ड ठंडेपन से समझाता है कि वह केवल इसलिए धैर्यवान था क्योंकि सी चैन ही इकलौता था जो कभी भी इतनी दूर तक पहुंच पाया था। कुछ ही पलों बाद एक भयानक ताकत सी चैन के शरीर के चारों ओर लिपट जाती है और उसे बेबस करके हवा में ऊपर उठा देती है। जैसे ही डिमन लॉर्ड अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है, चारों तरफ डार्क एनर्जी फैल जाती है। आखिरी बार वो उसे चुनने के लिए कहता है, या तो वो रुक जाए या फिर उसे धूल में मिला दिया जाएगा। सी चैन के शरीर के आसपास बिजली तेजी से कड़कने लगती है। मौत के करीब होने के बाद भी उसकी आंखों में पक्का इरादा दिख रहा है। वो ऐलान करता है कि उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस है। फिर वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है कि उसका फैसला डिमन लॉर्ड को हराना है। बॉस उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह कोशिश बेकार है और उसे कुचलने के लिए तैयार हो जाता है। उनकी ताकतें एक बड़े धमाके के साथ टकराती हैं। सारी मुश्किलों के बावजूद सी चैन उस डार्क एनर्जी को चीरते हुए बाहर निकलता है और एक आखिरी वार के लिए करीब पहुंच जाता है। हमला करते वक्त वो बताता है कि लड़ाई के दौरान उसने पहले ही सब कुछ एनालाइज कर लिया था। डिमन लॉर्ड हर हमले से पहले 0.4 सेकंड का वक्त लेता है। ब्लेड के रास्ते का अंदाजा लगाकर सी चैन उससे बच सकता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि हर वार के बाद बॉस 0.2 सेकंड के लिए रुकता है। वही छोटी सी ओपनिंग असली चाबी है। अगर वो उस पल में हमला करे तो वो एक ही वार में दुश्मन के दिल को चीर सकता है। सी चैन को सच पता है कि वो ये फाइट जीत नहीं सकता, लेकिन उस हमले का झटका डिमन लॉर्ड को कुछ सेकंड के लिए सुन्न कर देगा। पहले उसके पास भागने का टाइम नहीं था क्योंकि दुश्मन बहुत तेज था। अब वो कुछ सेकंड काफी से भी ज्यादा हैं। बिना रुके सी चैन मुड़ता है और भागने लगता है। वो चिल्लाता है कि इस अजीब दुनिया में रोशनी का सिर्फ एक ही जरिया है। हाथ बढ़ाकर वो उस तरफ कूदता है जिसे वो बाहर निकलने का रास्ता समझता है।
लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचता है, रोशनी गायब हो जाती है। उसका दिल डूबने लगता है। डिमन लॉर्ड की आवाज उसके पीछे गूंजती है और बड़े आराम से कहती है कि वो रोशनी सिर्फ एक धोखा थी। बताता है कि ये जगह कोई दानवों की गुफा नहीं है। इन सब के बावजूद वो जीव काफी इंप्रेस लग रहा है।